एक बार याद कर लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था, वो डेरिवेशन। मैं डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, वी विल जस्ट गो थ्रू द रिजल्ट, है ना। तो कल का जो डेरिवेशन है वो गो थ्रू करो, मैं अभी सिर्फ आपको उसका रिजल्ट याद करा देता हूँ क्या था। सो व्हेन यू हैव अ कर्व्ड सरफेस, कैसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस बिटवीन टू मीडियम। सो बाउंड्री जो है हमारा मीडियम वन और मीडियम 2, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है इट्स अ कर्व्ड बाउंड्री, और हम लोग कौन सा ले रहे हैं, ये स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस ले रहे हैं। सो इट हैज़ सम काइंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, है ना। स्फेरिकल कर्व ले रहे हैं तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू है, हाँ ठीक है, हमारे पास रेडियस का वैल्यू है। तो अगर मेरे पास, लुक एट दिस, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो कि इस मीडियम में है और जो इमेज है वो यहाँ कहीं तो इस मीडियम में बन रही है, तो इन वैल्यूज़ के बीच में एक रिलेशन है, वो मैं बता देता हूँ। ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग n1 ले रहे हैं, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ले रहे हैं। तो हमने क्या रिलेशन पढ़ा था कि इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज का डिस्टेंस, इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज का डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल टू दोनों का माइनस कर दो, है ना, अपॉन आर। किन दोनों का करना है, दिस माइनस दिस, है ना। इसका जो भी सीक्वेंस होगा, ये n1 n2 नंबर चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। तो याद कैसे रखोगे, इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू दोनों का माइनस अपॉन आर, ठीक है। हाँ ये क्लियर है, ये हमने कल किया था। अब इसका यूज़ करने वाले हैं हम लोग, और हम लोग ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, आपको पता होगा शायद से ये पता है क्या फॉर्मूला। सो वी विल बी प्रूविंग दिस फॉर्मूला। तो देखो थोड़ा सा फॉर्मेट सेम है ना, दिखने में थोड़ा बहुत सेम है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, दिस इज लेंस फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमें इससे एक और ऊपर के लेवल का फॉर्मूला चाहिए, विच इज़ कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो अभी हम लोग डिराइव करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और उसी में से ये वाला फॉर्मूला आएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है वो पहले मैं दे देता हूँ आपको। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/, क्या था वो, इक्वल टू n2 माइनस n1 1/r1 माइनस 1/r2। ये एक बार फॉर्मूला चेक करो, तो इसमें ना बहुत सारे टर्म्स हैं तो मुझे याद नहीं है। सो लेट अस चेक इट, बुक से चेक कर लेते हैं। एक मिनट, टर्म कर दो। 1/, ठीक है, ये ऐसा था 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1, कुछ दिया है क्या, n माइनस 1 दिया है, 1/r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/v माइनस 1/v, ये ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने ना यहाँ पर अपने बुक में ये फॉर्मूला n-1 दिया है। ये क्यों, ये भी मैं बता देता हूँ। लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस किस चीज़ का बनता है, ग्लास का, ग्लास या फिर उसी टाइप का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। और वो कहाँ रखते हैं हम लोग, लेंस कहाँ यूज़ करते हैं, एयर में, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए ये n और 1 लिया है आपके टेक्स्ट बुक में। ये जनरल फार्मूला, इसी में n2 का वैल्यू n डाल दो, n1 का वैल्यू 1 डाल दो, तो ये फार्मूला बन जाएगा। बुक में दिया हुआ, बुक में ऐसा फार्मूला दिया है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन आता है, ठीक है। सो हमारा पहला टास्क क्या होगा, टास्क नंबर 1 इज़ टू प्रूव दिस इक्वेशन विच इज़ कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला का मतलब क्या हो रहा है, जिसको लेंस बनाना है, जो बंदा लेंस बनाता है, लेंस मैन्युफैक्चर करता है, उसको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हमें डिफरेंट फोकल लेंथ के हम लोग लेंस बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वल टू 1/f, तो 1/f इक्वल टू भी ये लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है 1/v माइनस 1/u इज़ 1/f, तो हम इधर 1/f डाल सकते हैं, हमें पता है इसलिए, बट एक्चुअली वो इसी से आता है, तो वो हम लोग अभी डिराइव करेंगे। सो वी विल प्रूव दिस एंड देन दिस, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम लोग प्रूफ करेंगे। छोटा सा प्रूफ है बहुत, इधर से इधर, बट इसका प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा नहीं है, दिमाग लगाने वाला काम है बस, ठीक है। डायग्राम बनाए, फिर अभी आप अपना पहला टास्क क्या है, टू प्रूव लेंस मेकर्स फार्मूला, और उस पर से लेंस फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही इसमें दोनों चीज़ें होने वाली है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है, प्रूव लेंस मेकर्स इक्वेशन
एंड हेंस शो दैट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन चाहिए तो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में? प्रूव लेंस मेकर्स, या फिर डिराइव भी पूछ सकते हैं, प्रूव और डिराइव और प्रूव लेंस मेकर्स प्रूव लेंस मेकर्स इक्वेशन। लेंस मेकर्स इक्वेशन मतलब ये, लेंस मेकर फॉर्मूला बोला तो भी ये है ना, लेंस मेकर्स इक्वेशन एंड हेंस प्रूव लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला ये, लेंस मेकर्स इक्वेशन ये। कई बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है कौन सा लेंस फॉर्मूला है और कौन सा लेंस मेकर्स इक्वेशन। दिस इज लेंस मेकर्स इक्वेशन और इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसी का छोटा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म है लेंस फॉर्मूला। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिराइव दिस, देन वी विल डिराइव दिस। उसी में से ये आ जाएगा इजीली। ओके, अब फॉर्मूला डिराइव करना है तो वी विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस ओनली। बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बट द सेम फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर अदर लेंसेस। मतलब बाय कॉन्वेक्स हो गया, बाय कॉन्केव हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, प्लेनो कॉन्केव हो गया, सबके लिए सेम फॉर्मूला चलेंगे। ठीक है, सो दीज आर जनरलाइज डेरिवेशन, बट हम लोग करते वक्त किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बाय कॉन्वेक्स के लिए मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बट यू कैन यूज द सेम फॉर अदर केसेस। चलो तो अभी डेरिवेशन शुरू करते हैं, है ना? डेरिवेशन सुरू करूया, लक्ष द्यायचं इकडे सगळ्यांनी। आता जे झालं ते झालं, तुम्हाला काही करता येणार नाही। ठीक आहे, पण तुमच्या समोर पुढे पण चॅलेंजेस येणार आहे। ज्यांनी केटीला घेतलं आहे तर ते तुम्ही भोगा, आता काय करणार। आणि बाकीच्यांनी काही टेन्शन नाही घेऊ रे ओम। ठीक है, बाकी कॉलेज वालों ने टेंशन मत लो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे कॉलेज वालों। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, उनको यही चाहिए कि तुम पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, है ना? बाकी कॉलेजेस। ठीक है, चलो तो डेरिवेशन शुरू करें। हाँ बॉयज, हाँ शुरू करें डेरिवेशन। ओके, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला प्रूफ करना है। यहाँ पहले तो देख लो ये क्या है, इट्स अ बाय कॉन्वेक्स लेंस। मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। बाय कॉन्वेक्स लेंस को कितने कर्व्ड सरफेस होते हैं? देयर आर 2 कर्व्ड सरफेस, 2 स्फेरिकल सरफेस। ये जो सरफेस है दिस इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर ऑन दिस साइड। इमेजिन करो कि यहाँ पर एक स्फीयर है बड़ा सा, उस स्फीयर का रेडियस कितना है? R1 ले लो, है ना? तो उसका सेंटर कहाँ होगा? C1 यहाँ पर। इमेजिन करो ये C1 स्फीयर का सेंटर है और आपने ये ऐसे बनाया आर्क। ठीक है, उस तरफ C2 स्फीयर का सेंटर है, आपने ये वाला आर्क बनाया, ये वाला। ठीक है, तो आपका 2 स्फेरिकल सरफेस से बनता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। डिराइवेशन हम लोग कर रहे हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए, बट इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर केसेस, है ना? ओके, इन जनरली हम लोग सारा डेटा लेंगे। तो इस सरफेस का लेट मी कॉल दिस एज सरफेस 1, है ना? लेट अस कॉल दिस एज सरफेस 1। लेट अस कॉल दिस एज सरफेस 2। ठीक है, देखो सरफेस 1 कौन से मीडियम को सेपरेट कर रहा है? एयर, ग्लास। मतलब ये 2 अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाला बाउंड्री है। एंड वेन एवर यू हैव अ बाउंड्री दैट सेपरेट्स 2 मीडियम, द लाइट विल अंडरगो रिफ्रैक्शन फेनोमेना। मतलब लाइट यहाँ पर बेंड होगा। ठीक है, जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो लाइट क्या होता है? बेंड होता है। तो इस पॉइंट पे लाइट क्या होने वाला है? बेंड होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है। ये पॉइंट क्लियर है? अब ये लाइट रे इस मीडियम में है, कौन से मीडियम में? ग्लास में। तो स्ट्रेट जाएगा, है ना? तो स्ट्रेट जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। वापस से क्या हो गया? सरफेस 2 पे आते ही लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो वापस से लाइट बेंड होगा। ठीक है, किस तरफ बेंड होगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे नॉर्मल कहाँ पर है? सेंटर से ऐसा, दिस विल बी द नॉर्मल। ठीक है, तो जब मेरा लाइट रे ऐसा जाएगा तो मेरा नॉर्मल ऐसा है। लेट मी ड्रॉ दैट नॉर्मल, दिखा देता हूँ तुमको। नॉर्मल दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो नॉर्मल कैसा? ऐसा, इस तरह से, इस तरह से। कैन यू सी द नॉर्मल? हाँ, दिख रहा है सबको? ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो नॉर्मल है, मेरा रे ऐसा जा रहा है, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। हुआ बेंड ऐसा इस पॉइंट पे। ठीक है, रेयर टू डेंसर जाता है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। यस और नो?
अब यहाँ पर डेंसर टू रेयर है, पहले तो नॉर्मल बताओ किस तरफ, ये सेंटर है, ये पॉइंट से ऐसा लाइन बनाओ, सो दिस विल बी द नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली, ये नॉर्मल है, लाइट रे क्या जा रहा है डेंसर टू रेयर, सो इट शुड मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये दूर जा रहा है नॉर्मल से, है ना। तो अपने जो बेसिक हमने पढ़ा था वही यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन में जो हमने सीखा है वही यहाँ पर भी दिख रहा है। अब ये हो गया सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा, कहाँ से कहाँ तक R1 है बताओ, ये डिस्टेंस क्या है R1 है, ये समझ में आ रहा है। P से C1 हम सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं, याद करो कन्वेंशन, पोल से, प्रिंसिपल नहीं, क्या पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, वो मिरर में पोल होता है, यहाँ पर ऑप्टिक सेंटर है, दिस इज ऑप्टिक सेंटर, है ना, लेंस के केस में ऑप्टिक सेंटर है, सो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R1, रियलिटी में यहाँ से यहाँ तक R1 है ना, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है तो ये रेडियस है ना, बट एनीवेज वी आर कंसीडरिंग थिन लेंस, तो थिन लेंस के लिए यहाँ से डिस्टेंस लो या यहाँ से लो अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस एज R1। ये क्लियर है। R2 बताओ किधर, C2 से P, दिस इज R2, ये पॉइंट क्लियर है। रियलिटी में R2 कौन सा है, ये कर्व्ड सरफेस और C2 के बीच का डिस्टेंस दैट इज R2, है ना, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, रेडियस स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, है ना। सो रियलिटी में ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक C2 तक R2 है और इस पॉइंट से C1 तक R1 है, बट हम कन्वेंशन के हिसाब से जा रहे हैं, थिन लेंस के लिए हम लोग ये कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इट्स अ थिन लेंस, याद रखो सारे डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं वो थिन लेंस के लिए, एडवांस फिजिक्स के बुक में थिक लेंस के डेरिवेशंस हैं, ठीक है। तो एक बुक है ऑप्टिक्स बाय अजय घटक, IIT दिल्ली के प्रोफेसर है, तो उनके बुक में ये सारा जो भी तुमको एडवांस चाहिए वो सारा मिल जाएगा अगर इंटरेस्ट है तो, अदरवाइज इतना पढ़ोगे तो भी बहुत है 11-12 लेवल पे। ओके आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स। यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पे वी हैव ऑब्जेक्ट O, और ऑब्जेक्ट O का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, वापस यहीं से करेंगे, कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, U, याद है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी टेक U, साइन कन्वेंशन बाद में यूज करेंगे, अभी फिलहाल मैंने वैल्यूज लिखा है। राइट साइड में इमेज कहाँ पर बन रही है, अब देखो जब ये वाला रे अगर इमेज बनाता, सिर्फ एक सरफेस होता तो इमेज यहाँ बनती, अगर सिर्फ सरफेस 1 होता सरफेस 2 नहीं होता, इफ देयर इज नो सरफेस 2 तो इमेज कहाँ बनती है यहाँ पर, सो लेट अस कॉल दैट डिस्टेंस एज V1, बट क्योंकि सरफेस 2 है लाइट यहाँ पर भी बेंड हो रहा है, देयर आर 2 रिफ्रैक्शन, कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार, एक इधर एक इधर, ठीक है। सो इमेज कहाँ बन रही है यहाँ पर, सो दिस इज फाइनल इमेज डिस्टेंस V, ये क्लियर है आपको, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग सरफेस 1 के लिए रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, फिर सरफेस 2 के लिए रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, सरफेस 1 पे इक्वेशन यूज़ करो, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। स्टेप नंबर 2 सरफेस 2 पे रिफ्रैक्शन का इक्वेशन यूज़ करो, और स्टेप नंबर 3 दोनों को कंबाइन करो, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है। तो अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है, देखो ध्यान से देखना, 5 मिनट में डेरिवेशन हो जाएगा। एट रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, सरफेस 1 पे देखना है। हाँ मैंने क्या बताया था एक बार याद करो, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस क्या फॉर्मूला था, इमेज मीडियम अपॉन इमेज, लेट मी राइट दिस वे, इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम लोग V लिखते हैं, है ना, वो फिक्स है, माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू, दोनों को माइनस कर दो, लेटर से N2 N1 लिख लो, तो N2 माइनस N1 अपॉन R, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे। नव फॉरगेट सरफेस नंबर 2, क्योंकि सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन पड़ रहे तो सरफेस 2 को भूल जाओ, किसको भूल जाओ, सरफेस 2 को। तो इमेजिन करो सिर्फ सरफेस 1 है, ये पूरा का पूरा ग्लास है, यहाँ से आगे पूरा ग्लास है। अब इमेजिन करना है हमें, इमेजिनरी पार्ट है पूरा, तो यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ से आगे पूरा ग्लास है, यहाँ से आगे पूरा एयर है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ या नहीं,
सरफेस 1 पे रे कौन सा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना, सरफेस 1 पे रे आ कहाँ से रहा है, ये सरफेस 1 और ये इंसिडेंट रे, एम आई राइट, ये इंसिडेंट रे है, ये सरफेस 1 है, लिखो मत, आराम से लिखेंगे, ये इंसिडेंट रे है, ये सरफेस 1 है, हाँ या नहीं? तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया है ना। दूसरा रे सीधा जाने वाला है तो वो मैंने बनाया नहीं है, सेकेंड रे सीधा जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट रे है जो इंसिडेंट रे है और ये मेरा सरफेस 1 है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट, ये फॉन्ट साइज दिखेगा लास्ट तक, ऑब्जेक्ट ओ इज एट और इज इन एयर है ना, इज इन मीडियम 1, मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 बोला है हमने इसको, है ना, और उसकी वैल्यू 1 है, वो बाद में डालेंगे, वैल्यू लास्ट में डालेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मीडियम 1 में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। तो मुझे बताओ, और इमेज के बारे में भी सोच लेते हैं, इमेज I1 देख लो, इससे इमेज कौन सा बनेगा, ये लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो गया और ये तो था ही नहीं, हमने क्या अज्यूम किया जब सरफेस 1 पढ़ रहे, सरफेस 2 है ही नहीं, निहारिका लक्ष्य इकडे पाहिजे, सरफेस 1 है, सरफेस 2 कहाँ है, सरफेस 2 नहीं है, ठीक है। सरफेस 1 में आने वाला रे ये है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट, और जाने वाला रे कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, सो दिस इज इमेज, सो I1 इज इमेज, ठीक है, ये क्लियर है। फॉर सरफेस 1 I1 इज द इमेज, इज इन कौन से मीडियम में, देख लो, ये तो था ही नहीं, यहां से यहां तक पूरा ग्लास था, है ना, जब हमने सरफेस 1 लिया तो यहां पर पूरा क्या है, ग्लास, उस तरफ पूरा एयर है, तो हमारा I1 कौन से मीडियम में बन रहा है, ये वाला रे है, ये कौन सा मीडियम है, इट्स ग्लास, है ना, सो इट इज मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया हुआ है, n2 लिया हुआ है, जो कि ग्लास हमारे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, अदरवाइज दिस कुड बी जनरल, है ना, हम जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं। सो व्हाट वी कैन डू, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अपॉन इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस हमने क्या लिया है, v1, यहाँ पर लिख देता हूँ, एट v1 एट u, ठीक है। साइन कन्वेंशन अभी तक नहीं लगाया हमने, है ना, ये ध्यान में रखो, हमने सिर्फ वैल्यूज लिए हैं, ओके। सो n2 अपॉन v1 माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है। सो इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस और नो, इक्वल टू दोनों का माइनस कर दो, n2 माइनस n1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, r1, रेडियस कितना है, चेक कर लो, ये सरफेस 1 है, सरफेस 1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, कितना है, इस कर्व सरफेस का ये सेंटर है और ये रेडियस है, कितना है रेडियस, r1 या r2, क्लियर है, कन्वेंशन समझ में आ रहा है ना, ये इक्वेशन समझ में आया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये जब समझ में आ रहा है तो तुमको पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा, ये क्लियर है सबको। अब आगे देखो, रिफ्रैक्शन मैंने स्टेप नंबर 1 कर लिया, ये स्टेप नंबर 1 था, तुमको जो बताया, स्टेप नंबर 1 क्या था, सरफेस 1 को लेना है, सरफेस 2 को भूल जाना है, इक्वेशन लिखना है, लिख लिया। अब स्टेप नंबर 2 में सरफेस 2 को याद रखना है, सरफेस 1 को भूल जाना है। सो रिफ्रैक्शन एट कौन सा सरफेस, सरफेस 2, सरफेस 2, रेडियस कितना है, रेडियस उसका r2 है, सही बात है। इस वाले सरफेस का रेडियस r2 है, यस और नो, सेंटर c2 है, हाँ या नहीं बॉयज, ओके। अब यहाँ पर भी हमें पहला डिफाइन कर लेना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट मतलब आने वाला रे, यस और नो, जो इंसिडेंट रे वो कहाँ से आता है, ऑब्जेक्ट से आता है। इस सरफेस पे इंसिडेंट रे कौन है ये बता मुझे, कैन आई से दिस इज इंसिडेंट रे, हाँ या नहीं, ये इंसिडेंट रे है,
ये इंसिडेंट रे कहाँ से आ रहा है? कहीं से भी नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए कि नहीं, है ना? तो ये इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा है। आया समझ में? अब मुझे बताओ ये रियल ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, ये तो पहले वाले की इमेज थी। सो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 1 क्या है यहाँ पर? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि वो रियल नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट तो ये है, बट हम लोग सरफेस 1 की, सरफेस 2 की बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंट लाइट तो ये है ना, और ये इंसिडेंट लाइट पीछे से तो कहीं से आ नहीं रहा है, ये तो इसके वजह से आ रहा है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेट ही करना है तो इसको यहाँ लेके जाएंगे, और क्योंकि हम इसको लोकेट कर रहे हैं, ये सच में नहीं है, यहाँ पर हम लोकेट कर रहे हैं, सो वी विल कॉल दिस एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज I1। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो था, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन बन गया? I1 इज इन मीडियम। ये इसका मीडियम कौन सा, ये बताओ। ये कौन से मीडियम में? ये वाला रे लेंस के अंदर है। लेंस के अंदर कौन सा मीडियम है? ग्लास N2, है ना? सो इट इज इन मीडियम नंबर 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N2। और इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है V1। ये समझा? सिर्फ नाम अलग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी पोजीशन है। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भले ही हमने V लिखा है, बट दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्लियर है? ओके, व्हाट अबाउट इमेज? इमेज मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ पर लाइट बेंड होने के बाद रे कहाँ जा रहा है? रे यहाँ जा रहा है, देखो। तो ये तो सच में जा रहा है ना, दिस इज रियल इमेज। तो ये क्या है? इसको लिख सकते हैं हम लोग रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज कहाँ बन रही है? रियल इमेज को लिखेंगे हम लोग I इन मीडियम। मीडियम कौन सा है बताओ? ये इमेज कहाँ बन रही है? डेंसर से रेयर जा रहा है, मीडियम नंबर 2 में जा रहा है, मीडियम नंबर 1 में जा रहा है, वापस एयर में जा रहा है ना। सो इमेज इन मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1, जो कि 1 है, अपने को पता है। एट इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन भी है। यहाँ तक समझ में आएगा? बस यहाँ तक ही फिजिक्स है, उसके बाद सिंपल है, एडिशन करना 2 इक्वेशन। इसका इक्वेशन लिखता है, क्या बताया था मैंने? इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस। इमेज मीडियम कौन सा है? ये वाला, इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस, है या नहीं? माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, दोनों का माइनस कर दो, अपॉन, याद रखना यहाँ पर सीक्वेंस जो है वही सीक्वेंस यहाँ फॉलो करना है। ये एक पॉइंट याद रखो। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको N2 माइनस N1 लिखते हैं। ऐसा नहीं कर सकते ना, जो सीक्वेंस यहाँ था वही यहाँ है, तो जो सीक्वेंस यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। नाउ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब जादू देखना, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या कट हो जाएगा, देख लो, पहले ही देख लो क्या कट हो रहा है। N2 अपॉन V1 माइनस N2 अपॉन V1, ये कट हो जाएगा क्या? ये कट हो जाएगा। ऐड करेंगे बस। इक्वेशन क्या कर रहे हैं हम लोग? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन, अरे ध्यान दो ना, रिकॉर्ड में बस अटक गया। ऐसे करता है ना एक एक काम। दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म जो है N2 अपॉन V1, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। एडिशन हो रहा है तो इनमें कुछ होगा नहीं, तो इनको एज इट इज़ लिखते हैं। N1 अपॉन V, ये एज इट इज़, माइनस N1 अपॉन U। समझ में आया? लेफ्ट साइड हो गई। अब राइट साइड करेंगे। क्या करना है? एडिशन ही तो करना है। N2 माइनस N1, N1 माइनस N2, क्या कर ले? कट नहीं होगा। वह यहाँ पर R1 है, यहाँ R2 है, तो इसका माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। इसका माइनस साइन बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर मैं इस इक्वेशन से माइनस साइन बाहर ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा? N2 माइनस N1 आएगा, हाँ या नहीं? मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है? करूँ 4 स्टेप ज़्यादा लिखूँ? तुमको चाहिए तो लिख सकता हूँ मैं, बोर्ड में जगह नहीं है अपने पास, ठीक है। इसमें से माइनस साइन बाहर लिया तो क्या हो जाएगा? N2 माइनस N1। ये भी N2 माइनस N1 है, ये भी N2 माइनस N1 है। सो आई कैन टेक N2 माइनस N1 कॉमन, ठीक है। इसका 1/R1
और इधर माइनस साइन लिया था ना, तो वो माइनस साइन इधर रखना पड़ेगा और ये 1/r2। देखो तो हो गया क्या प्रूफ? n1 को उधर लेके जाएंगे, n1 को उधर लेके जाएंगे तब प्रूफ होगा। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। दिस इज लेंस मेकर्स इक्वेशन। बट हमें पता है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है, ग्लास का या किसी तो मटेरियल का होगा, और उसको एयर में ही यूज़ करते हैं, तो n1 की वैल्यू 1 ही डालेंगे, तो ये छोटा फॉर्मूला हो जाएगा, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा देख लो, यहाँ लिख दो क्या छोटा फॉर्मूला, या ये वाला दिख रहा है क्या? देखते हैं पहले यहाँ क्या डालेंगे। देखो क्या कर रहे हैं, फॉर लेंस इन एयर। लेंस को हमने कहाँ रखा? लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n टू n2 इक्वल टू n, है ना, प्लेस्ड इन एयर। जैसे कि मैंने चश्मा पहना हुआ है और लेकिन चश्मे के आसपास क्या है, कौन सा मीडियम है? एयर है, तो n1 इक्वल टू 1 कहाँ डालेंगे? इस फॉर्मूला में डाल देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 1, n माइनस 1 अपॉन 1, 1/r1 माइनस 1/r2। आ गया क्या टेक्स्ट बुक जैसा फॉर्मूला? आया टेक्स्ट बुक जैसा फॉर्मूला? आया नहीं, है ना? ओके, अब सुन लो, अभी और बाकी है। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। ये कौन सा है? लेंस मेकर फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म। ये अगर हमारा लेंस एयर के अंदर है तो स्पेसिफिक फॉर्म जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना। अब इसमें एक सिचुएशन है, मुझे ये बताओ ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। इफ़ माई ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनता है? कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। अगर पैरेलल रेज आएंगे तो कहाँ मीट करते हैं? अगर कॉन्वेक्स लेंस है यार, क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, पैरेलल रेज आएंगे तो फोकस में मिलेंगे या नहीं? तुमने वो किया होगा ना, सनलाइट को ऐसे ऐसे करते तो चटका लगता है, मराठीत म्हणता भिंग, कुठला भिंग तो काय ऐसा कहते शब्द है ना। सो बाई कॉन्वेक्स लेंस जो है, अगर वो सनलाइट आप एक पॉइंट पे ऐसे हाथ पे लोगे तो वो एक पॉइंट, पिन पॉइंट पे आ जाते हैं सारे रेज, है ना। सो वो पॉइंट कौन सा होता है? दैट इज़ फोकस। हमारे सर ने हमको बीएससी में पढ़ाने के लिए, जिस बच्चों को नहीं पता था ना फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, उनको धूप में लेके गए, कॉन्वेक्स लेंस लिया, उनका हाथ ऐसे पकड़ के रखा और ये एकदम फोकस किया 5 मिनट के लिए, हाथ जल गया, तब समझ में आया हाँ दिस इज फोकल लेंथ। ठीक है, चलो फॉर्चुनेटली मेरे पास लेंस नहीं है और अभी धूप भी नहीं है ना। तो फोकल लेंथ क्लियर है क्या है? फोकल लेंथ मतलब क्या कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, सन इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, उससे पैरेलल रेज आ रहा है, लेंस के थ्रू जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे? फोकस पे। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इन्फिनिटी। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये कौन सी केस ले रहे हैं हम लोग? फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? फॉर बाई कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्स लेंस बोल लो, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन तो कॉन्वेक्स लेंस का ही कर रहे हैं। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या समझ में आ रहा है ना? क्या है मतलब? बहुत दूर है, बहुत दूर, पैरेलल रेज आएंगे। सो व्हाट आई कैन से, इमेज इज एट फोकस, यस और नो? इमेज इज एट फोकस, आया नहीं? सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी डाल दो, इमेज डिस्टेंस फोकस डाल दो, इमेज डिस्टेंस डाल दो, फोकस कहाँ डालेंगे? इधर डाल दो। सो 1/v की जगह क्या डालेंगे? माइनस 1/u की जगह क्या डालेंगे? 1/∞ कितना होता है? 0। तो मैं नहीं लिखूँ तो चलेगा, 0 ही होना है। ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये समझ में आ रहा है? इधर कुछ नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट साइड चेंज होगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर, कुछ तो दे देता है, 1 2 हो गया था ना, 3 4 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। मुझे बताओ इक्वेशन 4 और 5 एक ही लेंस का है, इसी लेंस के लिए इक्वेशन है, बस हमने कंडीशंस डाली है। दोनों का राइट साइड सेम है,
सो लेफ्ट साइड भी क्या सेम, सो वी कैन से 1/f इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड है ये लेफ्ट साइड है, इक्वल हो गया 1/v माइनस 1/u। मुझे बताओ डेरिवेशन करते वक्त हमने साइन कन्वेंशन यूज़ किया था क्या? तो जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा, है ना। वाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस हमें साइन कन्वेंशन यूज़ करना होता है, ये आपको पता है ना। ये जब यूज़ करता है तो वी यूज़ साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या लेते हैं? पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस क्या लेते हैं? नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड होता है, तो क्या लेंगे हम लोग? और इमेज कहीं पे भी हो सकता है, तो दैट डिपेंड्स कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो कहीं पे भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पे ही होता है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला प्रूफ किया? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये लेंस फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है? लेंस मेकर फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है? लेंस मेकर फॉर्मूला है। ये जनरल है और ये बस ग्लास के केस में है। ये मैं इरेज कर दूं, इसकी ज़रूरत नहीं अब, ठीक है। आया डेरिवेशन ध्यान में? कितने मार्क का डेरिवेशन है ये? जनरली 4 मार्क के लिए पूछता है। ओके, तो डेरिवेशन क्लियर है या वापस से बताओ? एक बार बता दो, ठीक है। देख लो, और पहले तो आपको डायग्राम समझना ज़रूरी है कि डायग्राम में क्या है। सरफेस 1 सरफेस 2, तो रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होने वाला है? इधर भी होगा और इधर भी होगा। स्कूल में आपको क्या सिखाया? स्कूल में आपको ऐसे सिखाया होगा, ये लाइट रे यहाँ से ऐसे गया और इधर बीच में से बेंड हो गया और यहाँ मिल गया। ऐसा होता है क्या? ऑब्वियस है ना, यहाँ 2 मीडियम है तो 2 जगह पे बेंड होगा लाइट। बट ये ऐसा क्यों बताते हैं? टू सिंप्लीफाई द कंसेप्ट, है ना। स्कूल लेवल पे है वो, तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कॉलेज में आ गए तो हमको पता होना चाहिए ना थोड़ा ज़्यादा डिटेल में, इसलिए हमने ये दोनों चीज़ें। और हमने कौन सा लेंस लिया है? थिन लेंस लिया है, इसलिए ये सारे डिस्टेंस हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं, है ना। थिन लेंस है इसलिए कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक रह जाएगा ऐसा, सरफेस 1 पे रिफ्रैक्ट होगा, रेयर टू डेंसर जा रहा है, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पर बेंड हो गया लाइट। अगर सरफेस 2 नहीं होता तो इमेज यहाँ बनती I1, इमेज का डिस्टेंस होता V1 उस केस में। बट क्योंकि सरफेस 2 है तो लाइट यहाँ पर वापस से बेंड होगा, रिफ्रैक्शन होगा और ये फाइनल इमेज बनेगी। दिस इज़ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? V, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे ये अपना रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला, और 2 बार लगाएंगे क्योंकि 2 कर्व सरफेस है। फर्स्ट कर्व सरफेस में ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि आने वाला रे जो होता है वो ऑब्जेक्ट से आता है, जाने वाला रे इमेज पे जाता है। ये क्लियर है क्या? है ना, बेसिक है। तो सरफेस 1 पे आने वाला रे यहाँ से आ रहा है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट। कौन सा मीडियम है? N1, उसका डिस्टेंस कितना है? U1, ये मैंने यहाँ लिखा है। ऑब्जेक्ट O है, मीडियम 1 के अंदर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, उसका लोकेशन U है। लोकेशन मतलब उसका डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है। इसलिए साइन नहीं यूज़ किया, साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया है। इमेज कहाँ बनेगी? अगर ये रे यहाँ से यहाँ तक जाता, क्योंकि अगर से सरफेस 2 नहीं होता तो रे यहाँ तक ही जाता, सो दिस वुड बी द इमेज। इमेज क्या बनती? I1। कहाँ बनती? क्योंकि यहाँ से आगे पूरा मीडियम यही था। ये कौन सा मीडियम है? दिस इज मीडियम नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो इमेज कहाँ बन रही है? मीडियम 2 में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। लोकेशन क्या है? V1 है, V1 दूरी पे। देखो ये वाला कहाँ पर है? V1 दूरी पे। ये क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या था याद करो? इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू दोनों का माइनस अपॉन R1। R1 क्यों? क्योंकि वी आर कंसीडरिंग सरफेस 1, रेडियस कितना है? R1 है। यस और नो? अब देखो इमेज मीडियम क्या है? ये इमेज डिस्टेंस क्या है? ये सो N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू इन दोनों का माइनस अपॉन R1। यहाँ तक क्लियर है क्या? इक्वेशन 1 हाँ या नहीं? ओके। अब सरफेस 2 लेंगे। जब सरफेस 2 ले रहे तो सरफेस 1 को भूल जाओ, मतलब यहाँ से आगे पूरा क्या है? ये वाला मीडियम है N2, है ना। तो जो भी रे आएगा वो इस मीडियम से आएगा। तो ये आने वाला रे कौन से मीडियम से आना है? N2 से आना है। तो आने वाला रे मतलब ऑब्जेक्ट का रे कौन से मीडियम से आएगा? N2 मीडियम से आ रहा है, ठीक है। जा कहाँ रहा है? इमेज N1 मीडियम में। इमेज कहाँ पर है? I पे है, I का डिस्टेंस है V। I ये इमेज है, उसका डिस्टेंस V है। ऑब्जेक्ट ये है, ये रे ऑब्वियस है, उधर कहीं तो नहीं मिलने वाली, मतलब इधर मिलेगी। सो दिस इज I1 इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो रियल नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे?
वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1, मीडियम उसका है N2, पोजीशन क्या है V1। ये क्लियर है क्या? इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन है क्या? ये क्योंकि कन्फ्यूजिंग पार्ट है इसमें, मतलब मेरे हिसाब से क्लियर है। तो अपना फॉर्मूला क्या है? इमेज मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस, मतलब N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V1 इक्वल टू इन दोनों का माइनस अपॉन सरफेस 2 है तो रेडियस कितना R2। फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड करते वक्त ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस वाली टर्म ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, सॉरी ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, N1 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू, N1 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू, ये लेफ्ट साइड बचेगा। राइट साइड में N2 माइनस N1 है, N2 माइनस N1 है, इसको बस माइनस साइन ले लो, इसका बाहर माइनस साइन बाहर ले लोगे तो ये भी N2 माइनस N1 हो जाएगा। तो N2 माइनस N1 कॉमन ले लिया राइट साइड से, तो बचा क्या? 1/R1 पहले का बचा और इसका माइनस साइन के साथ 1/R2 बचा है, माइनस साइन के साथ, सो माइनस 1/R2। ये क्लियर है। अब क्या करेंगे? N1 को उधर ले लिया नीचे, ये बन गया आपका लेंस मेकर्स इक्वेशन, जनरल फॉर्म। अब हमारे लेंस तो एयर में ही होते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है बट ज़्यादातर केसेस में एयर में ही होते हैं, तो हमारा N1 1 होता है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग N लेते हैं, ग्लास ही होता है जनरली, ठीक है। तो N ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का 1, मतलब N1 1 डाल दिया तो ये फार्मूला छोटा हो गया, टेक्स्ट बुक वाला फार्मूला बन गया। दिस इज ऑल्सो लेंस मेकर्स फार्मूला, छोटा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, ये लेंस मेकर्स फार्मूला हो गया, पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसी के एक स्टेप आगे जाएंगे तो दूसरा डेरिवेशन आ जाएगा। कौन सा फार्मूला? लेंस फार्मूला। दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला, दिस इज लेंस फार्मूला। क्या करना है, कौन सी सिचुएशन लेनी है? इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लोगे? इमेज डिस्टेंस कितना लोगे? एफ। कहाँ डालोगे? इसमें। मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ इसलिए मैंने साइन नहीं लिया है कहीं पे भी, आई हैव नॉट टेकन साइन, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिया है। तो ये 1/f हो गया माइनस 1/u, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना? तो वो नहीं लिखा मैंने, सेकेंड टर्म लिखा ही नहीं, चलेगा ना? इक्वल टू इस तरफ तो कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। नाउ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैज सेम राइट हैंड साइड, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? सेम होगी, सो वी कैन यूज द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस एंड द सेम इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर अदर लेंसेज ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि इस इक्वेशन में R1 R2 हमने जनरल वैल्यूज़ लिया है और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने जनरल वैल्यूज़ लिया है ना। स्पेसिफिक तो इस फार्मूला में, बाकी तो जनरल वैल्यूज़ ही लिया है और साइन कन्वेंशन के साथ यू कैन यूज़ दिस फार्मूला इन ऑल केसेस। क्लियर है? आगे बढ़े, एग्जाम्पल करें। किसी को और भी डाउट बचा है इस टॉपिक में? सबको अच्छे से समझा है? आवाज़ नहीं आ रही? यस लेडीज लोगों का आवाज़ नहीं आ रहा है? यस ठीक है। इधर पीछे वाले समझा क्या? ठीक है, नक्की समझ रहे हैं ना? मेरे को खुश करने के लिए बता रहे हो। 7th क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल नंबर 7 चालू है क्या? एग्जाम्पल नंबर 7 है क्यों? कब बुक? ओके, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो चलेगा, गिवन डेटा लिख लेंगे हम लोग, है ना। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। आई बोलो ना, एग्जाम्पल 7 क्या है? पढ़ो तो अक्षर। Double convex lens n is equals to 2, designed to reduce spherical aberration has R1 is to R2 equals to 1 is to 5. हाँ रुक जाओ। डेंस ग्लास डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस है मतलब यही वाली केस है ना। वैसे भी ये फॉर्मूला सब में चलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एग्जाम्पल नंबर कितना है ये? 7 है ना। हाँ, n इक्वल टू कितना लिखेंगे? 2। हमें R1 और R2 का रेशियो दिया है, R1 अपॉन R2 का मॉड, मॉड मतलब वो मैग्नीट्यूड दिया है क्योंकि एक प्लस माइनस होता है ना। सो दिस रेशियो इज 1/5। रेशियो कितना है? 1/5 ऐसा दिख तो रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। और क्या बोला है? पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट 15 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो क्या लिखेंगे? u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन लगाना है, माइनस लगा दो क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना लेफ्ट ही होता है, अपने को पता है ना।
आगे It produces its real image at 7.5 centimeters. ओके, रियल इमेज बन रहा है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को बोला ही नहीं कहाँ बन रहा है। R1 R2 रुक जाओ, साइन कन्वेंशन डायरेक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा लेंस से पहले सोच लेते हैं, है ना। ये प्लस माइनस दिया नहीं उन लोग ने, सिर्फ रियल इमेज बोला है, तो आपको सोचना है। सर डबल हाँ ना, बाई कॉन्वेक्स लेंस है और रियल इमेज है, तो कौन सी केस। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज कब बनती है, राइट साइड में होगा तब, और वर्चुअल कब बनती है, लेफ्ट साइड में होगा तब। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। हमने स्कूल में वो डायग्राम बनाई थी, 6 डायग्राम, आपको मैंने 11 में भी बोला था, बनाई थी सब लोगों ने, है ना। तो लेफ्ट साइड में कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल। राइट साइड में कौन सी बनती है, रियल। उन्होंने बोला रियल इमेज है, मतलब वो राइट साइड में है, इसलिए हमने इसको प्लस दिया। ये क्लियर है। प्लस क्यों दिया, क्वेश्चन में नहीं बताया, ये हमको पता है इसलिए हमने प्लस दिया। ओके, चलो आगे जाते हैं। और क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, R1 R2 को निकालना है। ठीक है, R1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, R2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, पहले डेटा देख के बताओ इसमें से क्या मिलने वाला है अपने को इन्फॉर्मेशन डेटा से। हमें F मिल सकता है इससे, है ना, या फिर वैसे F की ज़रूरत नहीं है, हमें R1 R2 निकालना है। सो वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है, ये या फिर ये लेंस मेकर्स इक्वेशन है। हमारे पास V और U दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, R1 R2 दोनों दिया है क्या, दो अननोन से R1 और R2। एक इक्वेशन इधर बन गया, एक इक्वेशन से आंसर आएगा क्या, तो एक और इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन इधर दिया है क्या, दिया है ना। R1 इक्वल टू 5R2 दिया है, सॉरी R2 इक्वल टू 5R1 दिया है, तो दो इक्वेशंस दिया है, दो अननोन से आ जाएगा आंसर। खुद से करोगे या मैं कराऊँ, एक कोई तो बोलो, मैं कर रहा हूँ, तुम ट्राई करो 5 मिनट, नहीं कर पाए तो मैं कराता हूँ। ठीक है, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो। बुक में से कॉपी नहीं करना है, खुद से करो। हिंट कुछ समझने की जरूरत, मैं हिंट बताता हूँ क्या है, यही समझाता हूँ ना क्या हिंट है। ये फॉर्मूला है, दिख रहा है। V का वैल्यू कितना डालोगे इसमें, U का वैल्यू कितना डालोगे, हाँ, N का वैल्यू कितना डालोगे, R1 R2 का वैल्यू निकालना है, तो वो एज इट इज रखोगे। एक इक्वेशन मिल जाएगा R1 R2 का। फिर इसमें से क्या डालोगे, इसमें से R2 इक्वल टू क्या डाल सकते हो, 5R1 डाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ही है ना, तो R2 इक्वल टू 5R1 इस इक्वेशन में डाल दो, तो R1 मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा, सॉरी। फिर R2 की वैल्यू कहाँ डालोगे, इधर डाल दो। तो कहाँ बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कर लोगे क्या। बुक बंद करो सबसे पहले, तो बुक से करोगे तो गलत हो जाएगा, खुद से करो। ठीक है, चलो कराता हूँ मैं क्वेश्चन वापस से, देखो सॉल्यूशन सबने कर लिया ना ट्राई। अब मैं सॉल्व कराता हूँ, ध्यान से देखो, अपनी अपनी गलतियाँ देखना कहाँ पर की है तुमने। पहले तो अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब वैल्यूज़ डालना है, सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, बातें नहीं, आप ध्यान दो। 1/v, v कितना है 7.5 माइनस 1/u, u कितना है -15, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, n कितना है 2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 कितना है 5R1। ठीक है, एक ही स्टेप में मैंने सब लिख लिया, चलेगा क्या। ये स्टेप सबका आया होगा मेरे हिसाब से, है ना, इतना तो इसमें कुछ टफ नहीं था। ओके, यहाँ पर करते हैं बाकी चीज़ें, यहीं पे हो जाएगा वैसे। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1/7.5 प्लस 1/15, सही है। ये मैंने क्या किया, माइनस माइनस हटा दिया, मतलब तकलीफ नहीं चाहिए अपने को। उस तरफ देखो, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़, तो मैं उसको हटा देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, चलेगा। 1/R1 माइनस 1/5R1। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है यहाँ नीचे लिखने को। ठीक है, इस तरफ सॉल्व करके थोड़ा ये देखना, 7.5 और 15 में कोई रिलेशन है क्या। 7.5 into 2 7.5 का डबल 15 होता है ना, इतना अपने को आता है बचपन से।
तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस विल बी 2/15 प्लस 1/15, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये भी 2 और ये भी डबल हो गया, है ना। इस तरफ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5r1 माइनस r1 अपॉन 5r1 इंटू r1 दैट इज r1 स्क्वायर। ये समझा क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी देख लो। दिस इंटू दिस, 5r1 इंटू 1 कितना, 5r1 माइनस r1, 5r1 माइनस r1, नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5r1 इंटू r1, 5r1 का स्क्वायर। ये समझा। 5r1 में से r1 गया तो कितना, 5 में से 1 गया तो 4 ना, तो 5r1 माइनस r1 4r1 अपॉन 5r1 का स्क्वायर। ये गया और ये स्क्वायर कट गया, मतलब ऊपर एक r है, नीचे r इंटू r है, तो एक कटा दिया। इस तरफ क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में 15 कॉमन है, 2 + 1, ये समझा, 3 1 जा 3, 3 5 जा, सो 1/5 इज इक्वल टू 4/5 r1। इसको काट दो, कर सकते हैं क्या। सो 1 इक्वल टू 4/r1, r1 इक्वल टू कितना, हाँ या नहीं, r2 कितना, इधर डाल दो, r2 इक्वल टू 5r1, 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर। ये साइन कन्वेंशन नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ है, साइन कन्वेंशन के साथ नहीं है, दीज आर ओनली वैल्यूज़, ठीक है। बाकी साइन कन्वेंशन तुमको लगाते आते हैं, हाँ या नहीं। तो दीज आर द आंसर्स। देखो बुक में ये क्या, क्या है वैल्यूज, r1 कितना है, R1 6 है और R2 30 है। पागल है क्या लोग, आप नहीं बराबर, बुक में गलत है, छोड़ दो। और हमने क्या गलत कहाँ कुछ किया है, सही तो किया है। ओके, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी टेल यू दिस थिंग। ये r1/r2 मतलब ये मैग्नीट्यूड्स हैं, दीज आर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। जब हम लोग फॉर्मूला में डालते हैं तो हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ क्या डालते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं ना। तो अब और ये कौन सा लेंस है, बाई कॉन्वेक्स है। r1 किधर और r2 किधर, तो किसको माइनस लेना चाहिए, तो r2 इक्वल टू क्या लेना चाहिए, ये एक बड़ी गलती की कि सब जगह साइन कन्वेंशन यूज किया गया, इधर किया था, इधर तो है नहीं, इधर किया, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें तो है ना। ये पॉजिटिव है, r1 इज प्लस r1, ये साइन कन्वेंशन, r2 इज माइनस 5r1, ये साइन कन्वेंशन। ये गलती की अपन ने, बहुत बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर कुछ चेंज नहीं होगा, है ना, इधर चेंज होगा, अपना करेक्शन इधर करना पड़ेगा। इधर प्लस हो गया तो ये प्लस हो गया, ये 6 हो गया, सही है। ये भी कितना हो गया, 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और ये भी क्या हो गया, है ना। अब 6 5 जा 30, है ना। और साइन कन्वेंशन के साथ अगर यूज करना तो यू शुड राइट इट -30, है ना। अगर साइन कन्वेंशन के साथ लगाना है तो -30। अब सही है, अब अपना सही है, ओके। तो क्या गलती की थी वो ध्यान में रखो, बड़ी गलती थी, लक्ष्य देता। अब नेक्स्ट पार्ट है, हमने देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब तुम लोग ने ये चीज़ स्कूल में पढ़ा हुआ है ना। सो लाइट कितने कलर की होती है ना। हमारा जो सनलाइट है उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, सबको पता है 7 कलर्स होते हैं लाइट में, है ना। कौन से विबग्योर क्या फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने तो 4 ही सुने थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, छोड़ दिया क्या? अच्छा ठीक है ओके। तो देर आर 7 कलर, सबको पता है ना? और 7 कलर जब कंबाइन होते हैं तो वी सी वाइट लाइट। सनलाइट और ये वाली वाइट लाइट में 7 कलर्स ही है। ये वाइट दिखती है, वो थोड़ा डे लाइट कलर दिखता है, ये थोड़ा येलोइश वाइट दिखता है। उसके पीछे का रीज़न मैं नहीं बताऊंगा, वो आप ढूंढो। ओके तो ये वाइट लाइट है, इसके अंदर 7 कलर है, ये भी सनलाइट वाइट है, इसके अंदर 7 कलर है, ये सबको पता है। व्हेन दिस वाइट लाइट या फिर कोई भी लाइट अगर एक रेयर मीडियम से, लेट अस से एयर से ग्लास के अंदर जाए, ग्लास कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। ये इंसिडेंट लाइट है, लेट अस से ये किसी तो एक कलर की लाइट है, लेट अस से रेड कलर का लाइट है, एंड दिस इज योर नॉर्मल। सो व्हाट विल हैपन टू दिस लाइट रे? रेयर मीडियम से डेंसर जा रहा है, किस तरफ बेंड होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। साइन आई n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये पता है सबको? ये कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ। अगर हम लोग ग्लास की जगह डायमंड ले ले तो लाइट ज़्यादा बेंड होगा या कम बेंड होगा? लाइट ज़्यादा बेंड होगा, ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा। ग्लास की जगह वाटर ले ले तो वाटर रेयरर है ग्लास के कंपैरिजन में, तो लाइट कम बेंड होगा। सो जो ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है उसमें लाइट ज़्यादा बेंड होता है। ये क्लियर है सबको? नाउ इफ़ यू टेक इंस्टेड ऑफ रेड लाइट, लेट अस से ये रेड नहीं, ये कौन सा कलर? ये तो ब्लैक एक्चुअली। लेट मी यूज़ डिफरेंट कलर फॉर दिस। चलो मैं कलर से यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना? अपने पास है रेड और ग्रीन यूज़ करता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, सो सपोज इफ़ आई हैव रेड लाइट, सो ये यहाँ से इस तरह से बेंड होगा, है ना? दिस एंगल is angle of incidence I for red and this is angle of incidence R for red color. Yes or no? But if you do the experiment and if you use green color, ठीक है, same experiment में green color अगर use करते हो, then what you will notice is, oh sorry, अगर same angle पे green color आ रहा है, red के साथ कौन सा color है अभी? red भी है और green भी है, तो यहाँ पर red भी है और ग्रीन भी है, रेड भी है और कौन सा है? ग्रीन। दोनों है साथ में, है ना? लेट अस टेक बोथ द कलर्स एट द सेम टाइम, दोनों प्रेजेंट है, दोनों सेम एंगल पे आ रहे हैं। व्हाट यू विल नोटिस हियर दैट दीज टू कलर्स विल बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। ये समझ में आ रहा है यहाँ से? इसका मतलब क्या है? इसके हिसाब से तो अगर स्नेल्स लॉ के हिसाब से जाएंगे, एंड इफ वी से कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसका 1 है, तो यहाँ पर n और यहाँ पर हो जाएगा 1। सो साइन आई इज इक्वल टू n साइन आर। अगर i सेम है तो एंगल r सबके लिए सेम होना चाहिए था, इफ n इज सेम। बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, मीडियम सेम है फिर भी अलग अलग एंगल r है। इसका मतलब n जो है इट शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। And in fact, refractive index of medium is, it has different value, is different for different color. ये फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ठीक है, इसके पीछे का भी थियरी है, बट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है, तो हम उस पर नहीं जा सकते अभी इस लेवल पे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, भले ही ग्लास वही हो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कितना लेते हैं? 1.5 लेते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली 1.5। 1.5 के आगे भी कुछ डेसिमल्स है, वी डोंट टेक दोज वैल्यूज, है ना, नॉर्मल कैलकुलेशंस के लिए। बट हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। इसका मतलब क्या है? अगर हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो हर कलर अलग अलग एंगल्स पे बेंड होता है। सो वेन एवर यू पास अ मिक्सचर ऑफ लाइट जिसके अलग अलग कलर्स है, फॉर एग्जाम्पल वाइट लाइट विच इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, है ना? वाइट लाइट क्या है? इट्स ग्रुप ऑफ 7 कलर, साथ में आ रहे हैं 7 कलर्स। ठीक है, हमको वाइट दिख रहा है, वो ह्यूमन परसेप्शन है। ये सातों के सातों कलर जब मेरे आंखों में साथ में आते हैं तो मुझे लगता है कि वो वाइट है। सच में वाइट नहीं है, कलर नहीं होता है, वो सिर्फ वेवलेंथ होती है ना? कलर कोई भी कलर नहीं है,
वो तो बस वेवलेंथ है जो हमारी आँखों को और हमारे ब्रेन को लगता है। हमारी आँखें वो वेवलेंथ डिटेक्ट करती है, ब्रेन उसको एज अ वाइट कलर प्रोसेस करता है, तो हमारे ब्रेन के लिए वो वाइट कलर है। ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपके पास मल्टीपल कलर्स आ गए, लेट अस से 7 कलर आ गए। सो डिफरेंट कलर बेंड्स एट डिफरेंट एंगल। सो इट ऑल्सो मीन्स कि अगर ये ग्लास का डोर है तो ग्लास के डोर से जब वाइट लाइट पास होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर इस रूम में हर जगह वाइट लाइट है, सनलाइट आ रहा है, ट्यूबलाइट है, सो दोनों ही वाइट लाइट है ना। सो इस रूम में हर जगह वाइट लाइट है, मतलब हर जगह 7 कलर्स है। तो किसी भी ग्लास में से इंक्लूडिंग दिस ग्लास जब लाइट पास होगा सो दिस कलर्स शुड सेपरेट। ठीक है। अब जब ये सेपरेशन बहुत छोटा होगा यू विल नॉट नोटिस डिस्पर्शन। जब ये सेपरेशन छोटा होगा तो डिस्पर्शन आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो डिस्पर्शन 2 तरीके से हो सकता है, दो सिचुएशन में हो सकता है। एक तो ऐसा स्लैब, दिस इज ग्लास स्लैब, है ना, ग्लास का क्या है, स्लैब है, यहाँ पर ये इस तरह से बेंड होगा। आगे जाके क्या होगा, आगे का भी फ्यूचर बता दो इसका। ये रे ऐसे जाएगा, ये इंसिडेंट डायरेक्शन था तो ये वापस से इंसिडेंट डायरेक्शन को पैरेलल चला जाएगा। ये रे भी ऐसे जाएगा और वापस से इंसिडेंट डायरेक्शन को पैरेलल होके यहाँ से पैरेलल बीम निकलेगा, है ना। इन दोनों रेस का क्या निकलेगा, पैरेलल बीम निकलेगा इस तरह से। मेरा डायग्राम ज़्यादा परफेक्ट नहीं है बट आप इमेजिन कर लो। एंड देयर विल बी लैटरल सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्पर्शन। लैटरल डिस्पर्शन, कलर्स तो सेपरेट हुए हैं, ठीक है, बट कैसे सेपरेट हुआ है, ऐसे। लेट अस से दिस थिकनेस इज डी, तो ये लैटरल डिस्पर्शन किस पे डिपेंड करता है, ये इस थिकनेस पे डिपेंड करता है। फॉर वेरी स्मॉल थिकनेस दिस लैटरल डिस्पर्शन इज लेस देन 1 मिलीमीटर, और ये इतना कम है कि हमारी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। इसलिए ये जो कांच है या फिर ये जो ग्लास है जिससे मेरा वाइट लाइट आ रहा है ना, डायरेक्ट आ रहा है वाइट लाइट इसके थ्रू, तो वो वाइट लाइट के कलर सेपरेट हो रहे हैं। डिस्पर्शन यहाँ पर भी हो रहा है मेरे केस में, और इस डोर के आर पार जो लाइट जा रहा है वहाँ पर दोनों ही केस में डिस्पर्शन हो रहा है, बट इट इज़ सो स्मॉल दैट यू विल नॉट नोटिस इट, आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बीम आया और जो बाहर निकला, इमर्जेंट बीम और इंसिडेंट बीम, ये दोनों पैरेलल है, जिसके वजह से ऐसे सेपरेट हो रहा है लाइट। ऐसे सेपरेट होने की वजह से ये जो सेपरेशन है इट इज़ वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, कि हम देख नहीं पाते, है ना। हम बहुत छोटी चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हमारी आंखों का लिमिटेशन है वो। तो अगर हमें ऑब्जर्वेबल डिस्पर्शन चाहिए देन दिस 2 सर्फेसेस शुड बी एट सम एंगल। जब मैं 2 सर्फेसेस को एक एंगल पे रख दूँ तो ये मेरा क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। जब मेरे पास यहाँ पर वाइट लाइट आएगा, वाइट लाइट को हम लोग दिखाने के लिए लेट अस टेक 2 कलर्स, 2 कलर का बीम आ गया, लेट अस से रेड और ग्रीन साथ में आ गया, सेम एंगल पे, सेम एंगल पे दोनों आ गया। अब डायग्राम इमेजिन कर लो कि दोनों साथ में आ रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन टू दिस बीम, व्हाट विल हैपन टू दिस बीम, ये नॉर्मल है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, रेयर से डेंसर आ रहा है, द लाइट विल डिस्पर्स और इट विल रिफ्रैक्ट एट डिफरेंट एंगल्स, तो अलग अलग एंगल पे ये बेंड होगा। यहाँ भी वापस से बेंड होगा, यस और नो, और आपका जो ग्रीन कलर है वो स्लाइटली ज़्यादा एंगल पे बेंड होगा, ठीक है। पैरेलल नहीं है, दीज आर नॉट पैरेलल, ये मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे मिल रहा है। पैरेलल होते तो सेम लाइन पे मिलता है ना, ये साथ में चल रहा है, बट यहाँ पर क्या हो गया, यू विल नोटिस दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ग्रीन एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दोनों का सेम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग है, जैसा यहाँ पर हो रहा है वैसे यहाँ पर है। ये बस मैंने क्लोज बताया हुआ है क्योंकि ज़्यादा वो एंगल ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। बट नाउ लुक एट दिस सिचुएशन, जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो एंगल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया, एंड दीज आर एंगुलरली सेपरेटेड, ये पैरेलल नहीं है, इनमें एंगल बन रहा है। भले ही वो एंगल कम भी होगा, जब आप दूर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट्स है, एंगल बहुत छोटा है, ऐसा एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, बट दीज आर नॉन पैरेलल, तो दूर जाके ये एंगल बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि आप वो डिस्पर्शन देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ डिस्पर्शन हैपन्स। क्लियर है? डिस्पर्शन क्या है, ये तो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, प्रिज्म में से व्हाइट लाइट जाता है तो 7 कलर्स दिखता है ना। तो वो विजिबल कब हो जाता है, व्हेन यू हैव एंगुलर डिस्पर्शन,
ये कौन सा है? Lateral. ये वाला कौन सा है? Angular. दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन के लिए क्या कंडीशन है? कौन सा सरफेस कैसे होने चाहिए? यहाँ पर पैरेलल सरफेस थे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल थे, यहाँ कैसा है? नॉन पैरेलल है ना। ये दोनों सरफेस नॉन पैरेलल होने चाहिए, फिर एंगल कुछ भी हो उनके बीच में, ज़रूरी नहीं कि वो प्रिज्म ही हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी फिगर हो सकता है जिसमें ये शेप इस तरह का है। यहाँ पर भी आपको सेम एंगुलर डिस्पर्शन दिखेगा, ज़रूरी नहीं कि प्रिज्म ही हो, है ना। प्रिज्म तो क्या है? तो दो नॉन पैरेलल सरफेस है। व्हेन यू हैव नॉन पैरेलल सरफेस एंगुलर डिस्पर्शन होगा, व्हेन यू हैव पैरेलल सरफेस लैटरल डिस्पर्शन होगा। लैटरल डिस्पर्शन डिपेंड्स ऑन दिस थिकनेस। ये थिकनेस जितनी ज़्यादा उतना विजिबल, तो बहुत मोटा ग्लास होगा, बहुत मोटा, तब जाके ये आपको दिखेगा, मुश्किल से दिखेगा, वो भी बहुत अच्छा खासा नहीं दिखेगा, कलर सेपरेशन अच्छे से नहीं दिखेगा। वही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ दिख जाएगा आपको। इसकी थिकनेस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ये एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है, और ये एंगल्स तो आप जितना दूर से देखोगे उतने ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगे कलर्स, है ना। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ डिस्पर्शन हैपन्स। ये क्लियर है डिस्पर्शन कैसे होता है? अपने टेक्स्ट बुक में कुछ डायग्राम्स है, बस डायग्राम्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेज 171 पे आ जाओ। पेज 171 पे फिगर नंबर 9.14 मिला, ये वाला फिगर है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है। फिगर 9.14 मिला क्या? ओके, उसमें देखो क्या बोला है, वाइट लाइट आ रहा है, मैंने रेड और ग्रीन दिखाया है, मेरे पास 7 कलर्स नहीं है मार्कर के, तो रेड और ग्रीन दिखाया। वो एक्चुअली वाइट लाइट है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल योर विद योर कलर्स, ठीक है। वैक्यूम से मीडियम में आ रहा है, उन लोगों ने वैक्यूम लिया है, वी कैन टेक एयर एंड मीडियम। तो क्या हो गया? रेड थोड़ा बेंड हो रहा है और जो वायलेट है वो ज़्यादा बेंड हो रहा है। सो डिफरेंट कलर्स, ये डायग्राम में थोड़ी सी गलती है। गलती ये है कि रेड कम बेंड होता है, रेड कम बेंड होता है और ग्रीन जो है वो ज़्यादा बेंड होता है। सो लेट मी करेक्ट द डायग्राम फर्स्ट। ये रेड है ना, इसको करेक्ट कर देते हैं डायग्राम को। ये आपका रेड, ठीक है, और ये आपका ग्रीन। ग्रीन जो है वो ज़्यादा बेंड होगा। उसके पीछे का जो मैंने रीज़न आपको बताया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीज़न है, उसका वेवलेंथ, ग्रीन का वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हायर फ्रीक्वेंसीज या फिर जिनका वेवलेंथ कम है वो कम बेंड होते हैं, जिनका वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा बेंड होता है, जिनका वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम बेंड होता है ना। तो उसके पीछे का मेन रीज़न तो बहुत बड़ा है, उस पर हम लोग नहीं जा सकते इस लेवल पे, बट आप ये समझ लो कि वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है ये बेंडिंग। इट इज़ ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर, अलग थियरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, उस पर नहीं घुसेंगे हम लोग, ठीक है। बट आप ये समझ सकते हो कि इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, है ना। रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो कम बेंड होता है, ग्रीन वायलेट इनका वेवलेंथ कम है तो वो ज़्यादा बेंड होता है ना। एंड देयर इज़ वन मोर रीज़न, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने अभी बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम मीडियम इज डिफरेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है शायद से, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। सो जो वायलेट कलर है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जो रेड है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ऐसा क्यों? अगेन उसके पीछे का मैंने जो थियरी बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है, सो उसको तो हम लोग इस लेवल पे नहीं पढ़ सकते। ओके, लेट मी गिव यू अ टेबल। यहाँ पर एक टेबल मैंने देखा था शायद से अपने बुक में, नहीं है। ओके, यहाँ पर है क्या? इस वाले टेक्स्ट बुक में नहीं है, शायद से एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उन लोग ने। अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़, उसका एक टेबल दिया हुआ है। यू विल नोटिस ऐसे कुछ वैल्यूज़ है, 1.501, 1.512 ऐसे, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है, लेकिन ये आगे के डेसिमल्स अलग है, ये नंबर्स मुझे याद नहीं है। सो दीज नंबर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स एंड ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो लाइट विल बेंड एट डिफरेंट एंगल्स, सही है। एंड इफ़ यू नोटिस द डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एंड दैट्स वाई जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट नहीं होता है, एंड दैट्स वाई यू नीड प्रिज्म टू ऑब्जर्व डिस्पर्शन। प्रिज्म की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। अच्छा मुझे बताओ, प्रिज्म की जगह इफ़ आई यूज़ अ स्फीयर, तो क्या मैं डिस्पर्शन देख सकता हूँ? अगर मेरा लाइट रे ऐसा इंटर करे और फिर ऐसे जाए और ऐसा एग्जिट कर जाए, तो क्या मैं यहाँ पर डिस्पर्शन देख सकता हूँ? ऑब्वियसली यस। क्यों?
इस पॉइंट पे इफ आई ड्रॉ टेंजेंट, इस पॉइंट पे इफ आई ड्रॉ टेंजेंट, सो ये दोनों नॉन पैरेलल सरफेस है, यस और नो? दीज टू सरफेसेस आर नॉन पैरेलल। तो स्फीयर है तो सिर्फ अगर डायामीटर से जा रहा है लाइट रे तो ही वो बेंड नहीं होगा, अदरवाइज बाकी केसेस में यहाँ पर डिस्पर्शन दिखेगा। अगर वाटर ड्रॉपलेट होता, वाटर ड्रॉपलेट का शेप कैसा होता है? स्फीयर, है ना? एयर में जो वाटर का ड्रॉपलेट्स होते हैं, सस्पेंडेड एयर वाटर ड्रॉपलेट, दे आर स्फेरिकल, इसलिए यहाँ पर डिस्पर्शन हो रहा है। सो दे बिहेव लाइक टाइनी प्रिज्म। ये प्रिज्म जैसा ही तो है ना? बस इसको कंप्लीट कर दो, इट्स लाइक प्रिज्म, एंड दैट्स व्हाई यू सी रेनबो। रेनबो क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। रेन ड्रॉप इज एक्टिंग लाइक अ टाइनी प्रिज्म, भले ही उसका शेप स्फेरिकल है। कंसेप्ट क्या है? नॉन पैरेलल सरफेस होंगे तो अच्छा खासा डिस्पर्शन दिखेगा, पैरेलल सरफेस होंगे तो आपको विजिबल डिस्पर्शन नहीं होगा। डिस्पर्शन तो होगा, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है? तो डिस्पर्शन देखने के लिए क्या चाहिए? यू नीड नॉन पैरेलल सरफेस। तो आप प्रिज्म ले सकते हो, ऐसा वाला शेप ले सकते हो, राउंड शेप ले सकते हो, कोई और शेप जिसमें दो सरफेसेस पैरेलल नहीं है, आपको डिस्पर्शन दिखना है ना? कैमलिन का स्केल याद करो, ऐसे हम देखते हैं ट्यूबलाइट पे, दिखता है क्या ट्यूबलाइट कलरफुल, है ना? क्यों? उसका जो फ्रंट सरफेस है वो फ्लैट है, दूसरा वाला सरफेस जो एंगल पे है ना? ऐसा कुछ तो शेप होता है वो स्केल का, साइड से देखोगे तो ऐसा कुछ तो शेप होता है। सो लाइट जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो दीज आर नॉन पैरेलल सरफेस, यू सी द डिस्पर्शन। ये तो छोड़ दो, यहाँ पर भी नॉन पैरेलल सरफेस है, सो यू सी द डिस्पर्शन। जहाँ जहाँ नॉन पैरेलल सरफेस है वहाँ क्या दिखेगा? डिस्पर्शन। ये बीच में ऑलमोस्ट पैरेलल होता है तो बीच में डिस्पर्शन नहीं दिखता है ना? आपकी स्केल को सामने से देखोगे, क्रॉस सेक्शन, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, इसलिए डिस्पर्शन दिखता है। क्लियर है? तो डिस्पर्शन देखने के लिए प्रिज्म होना ज़रूरी है क्या? नहीं, ठीक है? यू नीड नॉन पैरेलल सरफेस। और पैरेलल सरफेस में भी डिस्पर्शन होता है, बस दिखता नहीं है, देख नहीं सकते। डिस्पर्शन तो हर जगह हो रहा है। क्लियर है? मेरे चश्मे से भी अभी लाइट डिस्पर्स करके मेरे आंखों में आ रहा है, बट फॉर्चुनेटली वो डिस्पर्शन बहुत कम है, इसका थिकनेस बहुत कम है ना? ये ऑलमोस्ट ये एक्चुअली पैरेलल सरफेस नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? ये फ्रंट वाला राउंड है, पीछे वाला राउंड है, इनका कर्वेचर कम ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं डिस्पर्शन इसमें भी होता है, बट वो बहुत कम है। इसलिए इनको डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि डिस्पर्शन कम हो। अदरवाइज सोचो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे को पूरा कलरफुल दिख रहा है, ये कलरफुल दिख रहा है, कैसा फील आएगा, है ना? चश्मे में मुझे सब कुछ कलरफुल दिख रहा है, सो दैट वुड नॉट बी गुड फीलिंग। इसलिए डिज़ाइन करते हैं, चश्मा भी डिज़ाइन करना तो ऑप्टिक्स आना चाहिए। सही बात है क्या नहीं? ओके, तो चलो ये तो क्लियर है डिस्पर्शन। अच्छा, अगर कोई ऐसा लेंस है, ऐसा लेंस बना दिया, समझो किसी ने 11th-12th में ढंग से पढ़ाई नहीं किया ऑप्टिक्स का और बन गया चश्मा बनाने वाला, उसने लेंस मैन्युफैक्चर कर दिया, लेकिन उसने सोचा नहीं कि ये डिस्पर्शन वाला इफेक्ट हो सकता है। और किसी का नंबर मेरा जितना ज़्यादा है तो मोटा लेंस लगता है ना? जितना ज़्यादा नंबर उतना लेंस का साइज़ बढ़ जाता है। सो ऐसे केस में होगा क्या? यू विल सी कलर्स, है ना? ये जो ट्यूबलाइट है वाइट कलर का मुझे दिख रहा है क्योंकि इसमें डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर ये लेंस गलत तरीके से मैन्युफैक्चर कर दिया और डिस्पर्शन दिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड लेंस डिफेक्ट। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लेंस डिफेक्ट। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है इट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन। दिस काइंड ऑफ लेंस डिफेक्ट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक मतलब आपको कलर्स का डिफेक्ट दिख रहा है। तो मुझे आप लोगों के आसपास ऐसे रेनबो इफेक्ट दिखेगा सबके आसपास ऐसे लेंस में, है ना? हाँ, और जनरली जो टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप में बहुत मोटे लेंस लगता है। तो कभी कभी हम लोग जब स्टार्स को देखते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का टेलीस्कोप नहीं होगा तो आपको स्टार के आसपास रिंग दिखेंगे, भले रिंग्स नहीं है। सैटर्न के आसपास रिंग दिखना चाहिए ना, आपको हर जगह रिंग्स दिखेंगे। और कौन से? रेनबो रिंग्स दिखेंगे। सो दिस इज़ नॉट डिज़ायर्ड। तो आपको डिज़ाइन करते वक्त वैसा ग्लास लेना है, वैसा मटेरियल लेना है जिससे डिस्पर्शन भी ना हो, अदरवाइज यू विल गेट क्रोमेटिक एब्रेशन। है अपने सिलेबस में क्रोमेटिक एब्रेशन। दीज आर लेंस डिफेक्ट, है ना? तो कई बार देखो, अब आप जिनको चश्मे का ज़्यादा नंबर है ना वो देख सकते हैं, सामने देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है। जब यहाँ साइड से कोई चीज़ देख रहे हैं ना एक एंगल पे, सो यू विल नोटिस कि जो डिस्टॉर्ट होता है, जो इमेजेस होते हैं वो जिनको ज़्यादा नंबर है, हाँ, कलर्ड लाइन्स भी दिखता है। कलर्ड लाइन्स कुछ के चश्मे में दिखेंगे, सबके चश्मे में नहीं दिखेंगे। जिसको कलर्ड लाइन दिख रहा है उसके चश्मे का डिज़ाइन उसने ढंग से नहीं किया है, उसने डिस्पर्शन का स्टडी ढंग से नहीं किया जिस ऑप्टिशियन ने बनाया है ना। तो आप अलग अलग ब्रांड के कांच यूज़ करोगे ना तो यू विल नोटिस कि जो इमेजेस है वो अलग अलग बन रही है ना? भले ही सेम नंबर का चश्मा है। तो यही सारा देखो, कितनी सारी चीज़ें। कैमरा भी बनाया, सोचो
मैंने इसका फ़ोटो लिया और फोटो में ऐसे रेनबो इफेक्ट दिख रहा है, कितना गंदा लगेगा, सही है ना। तो आप लोकल चाइनीज़ कैमरा उठाओ और ब्रांडेड कैमरा उठाओ, यू विल नोटिस दीज डिफरेंसेस। इमेज सेम कैमरा सेम क्वालिटी में रहेगा, यू विल नोटिस द डिफरेंस बिटवीन इमेज क्वालिटीज़, है ना। तो ये इसके पीछे का रीज़न। अभी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया है, अगर लेंस ने भी गड़बड़ कर दिया तो वो सॉफ्टवेयर उड़ा देता है, प्रोसेस कर देता है, इमेज प्रोसेसर होता है विच प्रोसेसेस इमेज, ठीक है। तो अब तो ज़्यादा अच्छी इमेजेस बनती है। पुराने टाइम में हमारे ये फ़ोटो ख़राब हो जाते थे बिकॉज ऑफ दिस लेंस डिफेक्ट्स, है ना। चलो ये क्लियर है डिस्पर्शन क्या होता है। ये डायग्राम समझ गया 9.14। ओके एग्जाम्पल ओके फिगर नंबर 9.15 देखो जयेश, हाँ, और उसके बाजू वाला लक्ष्यदा। एग्जाम्पल फिगर नंबर 9.15, ठीक है। ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब से देखो कौन सा वाइट लाइट एंटर कर रहा है एंड यू कैन सी कि हर कलर सेपरेट हो रहा है एंड व्हेन द लाइट कम्स आउट आपके कलर सेपरेटेड है, रेड एंड वायलेट आर सेपरेटेड, बट सेपरेशन कैसा है देखो इस तरह का, ठीक है। तो बाहर निकलते वक्त लेटेस्ट से 0.1 mm का सेपरेशन है, तो दूर भी जाएगा तो उतना ही सेपरेशन रहेगा बिकॉज द बीम इज पैरेलल, है ना। तो आपको वो सेपरेशन सेपरेट आउट नहीं दिखेगा, यू विल नोटिस दैट द कलर्स आर मिक्स्ड, आपकी आंखें वो सेपरेशन नहीं देख पाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 का फाइनल आंसर देखो, वायलेट और रेड के बीच का सेपरेशन कितना है, उस प्रॉब्लम में उन लोगों ने कैलकुलेशन किया है एंड कितना है 0.33 मिलीमीटर है क्या, 1 मिलीमीटर से भी कम। 0.33 मिलीमीटर इज वेरी लेस देन 1, है ना। 1 मिलीमीटर मतलब काफ़ी छोटा और ये 0.33 मिलीमीटर है। आपके 7 कलर इतने सेपरेट हो जाएंगे तो भी आपको डिस्पर्शन नहीं दिखेगा। लुक एट द थिकनेस ऑफ स्लैब, उस क्वेश्चन में थिकनेस कितना दिया हुआ है स्लैब का, 5 सेंटीमीटर मोटा है, 5 सेंटीमीटर। ये जो है ना ये कुछ 6 मिलीमीटर का थिकनेस का ग्लास है, मतलब हाफ सेंटीमीटर के आसपास। 6 सेंटीमीटर मोटा ग्लास भी लेंगे तब भी सेपरेशन कितना हो रहा है, लेस देन 1 मिलीमीटर। तो इसमें तो उससे भी कम, इसमें तो जो डिस्पर्शन होगा वो बहुत कम होगा, है ना, तो दिखेगा ही नहीं। इसलिए ये वाला ग्लास या फिर मेरा जो ग्लास है उससे मुझे डिस्पर्शन नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका डिज़ाइन वैसा किया है ना। उसका थिकनेस कम से कम रखने की कोशिश किया, तो ये बीच में थिन है, साइड से थिक है क्योंकि उसको कर्व भी देना है ना, तो बीच में इसको थिन रखने की थिन रखा गया है। उसको जितना थिन रख सकते हैं उतना थिन रखा गया है। तो वो वैसा मैन्युफैक्चर क्यों किया, डिस्पर्शन ना हो इसलिए, है ना, डिस्पर्शन मिनिमम होना चाहिए। इसका काम क्या है, जो आई डिफेक्ट है उसको करेक्ट करना है, इसको कोई कलरफुल वर्ल्ड थोड़ी नहीं दिखाना है इसको, है ना। क्लियर है ये सारी चीज़ें, ओके। अब प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फटाफट से, मैं प्रिज्म लेके आता हूँ फिर पढ़ते हैं प्रिज्म के बारे में, है ना। प्रिज्म खास है, क्यों खास है, डिस्पर्शन दिखता है हमको नेकेड आइज से, है ना, एंगुलर डिस्पर्शन की वजह से प्रिज्म इज गुड। ये अपना प्रिज्म सबने देखा हुआ है, यस और नो, है ना। प्रिज्म सबने देखा, नहीं तो देख लो, अभी दिखा ही रहा हूँ। ओके, इसमें कितने सरफेसेस है बताओ, हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 ट्राइंगल एंड 2 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्राइंगल, ठीक है। सो टोटल कितना 5। सो इट्स अ प्रिज्म शेप, है ना, ज्योमेट्रिकल शेप है, बाकी कुछ नहीं है, और ग्लास का है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ग्लास का है, ज्योमेट्रिकल शेप है। ओके, दीज सरफेसेस, यहाँ से लाइट आएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से लाइट आया, यहाँ से बाहर निकला। सो दीज सरफेसेस आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये कौन सा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, सो दीज आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको हम लोग टेबल पे ऐसे रखते हैं, यहाँ से लाइट आता है, यहाँ से जाता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो ये है बेस, जिसके ऊपर रखेंगे, ये बेस है। कुछ प्रिज्म में उसको शेड किया रहता है, मेरा वाला प्रिज्म है, इसको कब कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ प्रिज्म में बेस को अलग से कलर दिया रहता है या फिर कुछ ऐसा शेडिंग वेडिंग किया रहता है, ठीक है, सो दैट आपको पता चले ये बेस है। ये वाला थोड़ा लोकल है तो इसमें हर जगह से आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, तो एक्चुअली वो कौन सा ट्राइंगल होता है, ये वाला, पीछे वाला या बीच वाला, पीछे वाला, वो कौन सा ट्राइंगल है देखो। सपोज मेरा लाइट रे यहाँ से गया, तो हमें पता है कि लाइट एक ही प्लेन में चलने वाला है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन। तो यहाँ से लाइट गया तो वो एक प्लेन में ही चल के बाहर निकलेगा, तो दैट प्लेन इज प्रिंसिपल सेक्शन, दैट इज योर ट्राइंगल,
तो इन बिटवीन लेटर से मेरा लाइट रे यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से एक प्लेन इमेजिन कर लो, ऐसे काट के इमेजिन कर लो। सो दैट इज़ द प्रिंसिपल सेक्शन जो हम लोग बोर्ड पे बनाते हैं, ठीक है। लेटर से मेरा लाइट रे एकदम फ्रंट सरफेस से ही जा रहा है, फ्रंट सरफेस के जस्ट अंदर से जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि फ्रंट सरफेस विल बी योर प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्शन मतलब जिस प्लेन से लाइट रे जा रहा है और बेंड होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ बेंड होगा लाइट रे, ये बता सकते हो? ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, कहाँ कहाँ बेंड होगा लाइट रे? सरफेस 1 पे और सरफेस 2 पे। इस एज को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, इस धार को क्या बोलते हैं, इस एज को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग एज, क्लियर है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। इतना बड़ा नाम मत याद रखो, एंगल ऑफ प्रिज्म याद रखो, ठीक है। ये कौन सा प्रिज्म है? ट्राइंगल कौन से शेप का है? अलग अलग ट्राइंगल्स होते हैं ना, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलर, ये कौन सा है? इट्स इक्विलेटरल। लेकिन हर प्रिज्म इक्विलेटरल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे पास जो है ये इक्विलेटरल है, ज़्यादातर लैब में यही यूज़ करते हैं इक्विलेटरल, ठीक है। इक्विलेटरल का मतलब ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, ये पता है, तीनों साइड्स इक्वल है, ये एंगल 60 60 60, ये पता है आपको बेसिक, ओके। और क्या चीज़ है प्रिज्म में, या इतना सफिशिएंट है, गेस इतना नॉलेज सफिशिएंट है। तो हम लोग क्या बनाएंगे बोर्ड पे? प्रिंसिपल सेक्शन बनाएंगे। मतलब ये जो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल बनाया था दैट वाज प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। हम लोग हमेशा क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल सेक्शन बनाएंगे। वाइट लाइट जाएगी तो कितने कलर्स आएंगे बाहर? 7 कलर्स। चेक कर लें, यहाँ पर सनलाइट तो है नहीं, धूप चली गई है अपनी, तो आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत है। फ्लैश, मोबाइल फ्लैश से बनाएंगे अपन रेनबो क्लासरूम में, तो मोबाइल फ्लैश दे दो मेरे को, रेनबो बनाते हैं। अंधेरा करना पड़ेगा क्लास में। अरे इतने फ्लैश की ज़रूरत नहीं है, एक ही फ्लैश से काम बन जाएगा। दिख रहा है? हाँ, तो बढ़ा के देना, पूरा बना के ही दे, सारा रेडी करके दे। हाँ लगाओ तो लाओ तो लाओ, ठीक है। इतना डार्कनेस सफिशिएंट है। डिस्पर्शन में बहुत ज़्यादा डार्कनेस की ज़रूरत नहीं है। काय ऊन आलं का? आपण घेऊ ना, उन्हाला घेऊ सोबत। ऊन आलेला आहे, वाह 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 वाह, लेट अस टेक। अरे देखो रेनबो बन गया, और ये चला गया, और ये चला गया। ठीक है, परत दाखवतो, थांबा। अरे तुम्हारा आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, क्या सोचेंगे दुनिया वाले। अच्छा देखो यहाँ पर, अच्छा सुन लो, अपना सनलाइट क्या है, रिलायबल नहीं है, तो अपन आर्टिफिशियल सन यूज़ कर लेते हैं, अपने पास है। दिखा क्या रेनबो? अरे कैन यू सी द रेनबो? अब इससे अच्छा तो नहीं दिखा सकता मैं, इसी में कर लो एडजस्ट करें। अच्छा तुमको और शार्प देखना है, अब दिख रहा है क्या 7 कलर्स? ठीक है 7 ही है, वो दिखते नहीं है अभी, वो तुम्हारी आंखों का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। ठीक है इधर ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, ऊपर सीलिंग पे भी अच्छा दिखेगा अपने को, ऊपर लाइट कम आता है। हाँ आ गया क्या? आया क्या क्लासरूम में रेनबो? तुम्हारे ऊपर भी लेके आता हूँ, आया क्या? अच्छा ब्राइट नहीं है क्या? हाँ इधर अच्छा है क्या? है ना, पंखे का इफेक्ट भी आ रहा है वाह। अच्छा एक चीज नोटिस करो, लुक एट द शेप ऑफ रेनबो। अच्छा लुक एट द शेप ऑफ रेनबो, कौन सा है? ये प्रिज्म कैसा है? फ्लैट है, तो वो राउंड क्यों आया? फ्लैश कहाँ गोल है? अच्छा ठीक है,
और चलो सनलाइट भी देख लेते हैं, सनलाइट भी देख लेते हैं। अरे आया तो जल्दी 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 जल्दी। अच्छा ये देखो इसका शेप कौन सा है, जो लोग देख सकते हैं। चला गया। लुक एट द शेप, अभी भी दिख रहा है। वो चीटिंग करता है, क्या करता है। अच्छा मुझे बताओ शेप कौन सा है, शेप कौन सा है सनलाइट के रेनबो का? हाँ डिफरेंट होता है। अरे ये तो क्लियर है कि मोबाइल फ्लैश का शेप ऐसा कर्व था, इधर जो था वो फ्लैट था क्या? हाँ इट वाज फ्लैट। तो फ्लैट रेनबो इधर बन रहा है, इधर कर्व बन रहा है। यही सनलाइट से जब आपका रेनबो बनता है, नेचुरल रेनबो है ना, तो वो कर्व्ड रहता है। तो ऐसे शेप क्यों? सो बहुत सारे नेचुरल प्रिज्म ड्रॉपलेट जो होते हैं ना, वो ऐसे बहुत सारे एक साथ प्रिज्म तैयार करते हैं, वो सब को आप दिखता है। ठीक है, you think of it, it has to do with the